हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखो, यानी राजस्थान की जो झीलें हैं, यानी इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। ये पढ़ रहे थे। और उदयपुर में हमने एक लिखी थी फतेह सागर झील। जिसको एनएलसीपी है, इसमें भी शामिल किया गया है और इसको देवाली तालाब भी कहा जाता था। और इसी से उदयपुर को जलापूर्ति होती, कि उदयपुर है यानी इसको क्या होती है, जला। इसलिए इसको उदयपुर की लाइफ लाइन भी कह देते हैं। यानी जीवन रेखा। लाइफ लाइन या फिर इसको क्या है, यानी जीवन रेखा है, यानी उसके नाम से इसको जाना आता है। तो अब अगला, जैसे फतेह सागर जो झील है, यानी इसके बारे में हमने पढ़ा था। एनएलसीपी प्रोजेक्ट है, देखने में भी बड़ी सुंदर है, आपको हमने दिखाई भी थी। फतेह सागर झील के बाद अगर मान लीजिए उदयपुर में बहुत ज्यादा बरसात हो गई, और दोनों ही जो पिछोला और फतेह सागर है, दोनों ही जलमग्न हो गई। और जैसे ही जलमग्न होती है तो बाढ़ की स्थिति आती है, झीलों के टूटने का डर रहता है। अतः इनके लिए एक जलाशय बनाया गया है जिसका नाम स्वरूप सागर रखा गया है। यह निर्माण स्वरूप सिंह जी ने करवाया था। और यह झील ना होकर एक जलाशय है जो पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ता है। कि पिछोला झील है, यानी इसको किससे जोड़ता है, फतेह सागर से है जोड़ रहा है, यानी उसी को स्वरूप सागर के नाम से जाना जाता है। स्वरूप सागर कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, यानी एनएलसीपी, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल नहीं है। जिसमें पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, आना सागर, हाँ, के जो किसमें शामिल नहीं है, एनएलसीपी में शामिल ही नहीं। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना है, यही उसमें शामिल नहीं। तो कौन सी झील शामिल नहीं है, स्वरूप सागर। ऐसे ही आपको आ सकता है कि कौन सी शामिल है। मूलतः यही आते हैं क्वेश्चन जो अंदर अपन लिख रहे हैं। ये तो महाभारत लिख रहे हैं, कभी आया नहीं आज तक ही, लेकिन अपनी आदत पड़ी हुई है कि लिखना है, ज्यादा बड़ा करना है ना, वो तो
अंदर वाली रामलीला लिखी कभी आया आज तक है? पुराने पेपर उठा करके देखना, कभी नहीं आता रामलीला अंदर वाला। लेकिन वो नहीं लिखाएंगे तो गुरुजी थोड़ा कम लिखा है। अब भी होंगे कई, है ना। कई चीजें मैं छोड़ रहा हूं, इसमें जो काम की है नहीं ना, मैं खुद छोड़ रहा हूं। जो किंवदंतियां हैं, कहानियां, कायदा ये के अनुसार तो कल वो नटनी वाली कहानी भी लिखानी चाहिए थी, है ना। तो वो नहीं है इसमें। यही जो झील कहां पर है, किस जगह है, यानी और किस विशेषता से संबंधित है, यही ये आपको ध्यान। तो ये झील ना होकर के जलाशय, मतलब उदयपुर में जब भी यानी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब बाढ़ वैसे नहीं आती है, यानी पिछोला और फतेह सागर है दोनों क्या है, पानी से भर जाती है, तब उनके अतिरिक्त जल को कौन से जलाशय में उतार लिया आता है? स्वरूप। स्वरूप सागर है, यानी इसमें उतारा आता है। तो अगला एक आप लिखिएगा, स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील है। निर्माण तो लिख लो, इसका निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। स्वरूप सिंह ने करवाया। यह झील न होकर एक जलाशय है, झील न होकर एक जलाशय। जो पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ता, पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ता है। तो ये कि झील अपन लिखेंगे, यानी कौन सी? स्वरूप सागरे झील। डॉक्टर लिच्छमी कह रही है कि सर हिंदी की क्लास लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं लग रही? हाँ, हिंदी क्लास फिलहाल ड्रॉप चल रही। तो स्वरूप सागर जो झील है, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक झील आती है उदय सागर झील। भाई स्वरूप सागर, उदय सागर, ये सब की सब कहां पर आती है? उदयपुर में। यानी उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? पिछोला, और कौन सी हो गई? फतेह सागर। फतेह सागर के बाद स्वरूप सागर, स्वरूप सागर के बाद उदय सागर, मेनार तालाब, कई सारे हैं, ये सब भी उदयपुर में हैं। तो अगली जो झील है, यानी उदय सागर झील। ये भी उदयपुर में, कि उदय सागर झील है, ये कहां पर है? इसका निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह। इस झील में कौन सी नदी का जल आता है? आयड़ नदी का जल आता है, जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, यानी कौन सी नदी का जल आता है? आयड़। और इसमें, हां, इस झील से जो नदी निकलती, उस नदी का नाम क्या हो गया? बेड़स। बेड़स नदी हो गई। ये कौन सी झील है? उदय सागर। तो अगली एक उदय सागर झील को, निर्माण तो उदय सिंह लिख लो। देखो, इस झील में आयड़ नदी का जल आता है। आयड़ नदी का जल आता है।
और इस झील से बेड़च नदी निकलती है। बेड़च नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बेड़च। तो ये जितनी भी अपन ने झीलें लिखी है ये उदयपुर की है, और उदयपुर को झीलों की क्या कहा जाता है? नगरी, लेक सिटी। झीलों की क्या कहते हैं? नगरी। पूरब का क्या कहा जाता है? वेनिस। वेनिस यूरोप में है, उसी से इसकी तुलना की गई है। पूरब का क्या कहते हैं? और झीलों के लिए ही लोग यहां पर्यटक क्या आते हैं बड़ी संख्या में, यानी जयपुर के बाद में बड़ी संख्या में कहां पर हैं? उदयपुर में। सौंदर्य, और इन जिलों का सौंदर्य बरकरार रखने के लिए आपको हमने बताया था कि एक परियोजना भी बनाई गई। कौन सी? मानसी वाकल की मानसी वाकल परियोजना है ये। तो मानसी वाकल परियोजना है वो कौन सी? ये उदयपुर की झीलों के सर। अब जैसे एक आता है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर को राज्य सरकार के द्वारा कि राज्य सरकार के द्वारा वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया है। कि वेटलैंड है, इसके मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आता है। इसको किसके लिए, यानी जो वेटलैंड है, यानी इसके लिए अधिसूचित किया गया है। मेनाल नहीं है, क्या है? मेनार। तो मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आता है। इसको ये जो कहां पर है? उदयपुर में है, और इसको राज्य सरकार के द्वारा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के लिए अधिसूचित किया गया है। ये उदयपुर में आपको ध्यान रखना है। लिख लिया? ये तालाब भी है। तो इसी उदयपुर को झीलों की नगरी भी कह दिया आता है, और दूसरा इसको पूरब का क्या कहते हैं? वेनिस। झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और इसको पूरब का क्या कहते हैं? वेनिस। लिख लिया? तो ये उदयपुर। अब इसके बाद में अगला, जैसे जिलों की दृष्टि से अपन चलते हैं, अजमेर।
अजमेर में कई सारी झीलें, जैसे आना सागर झील, फाई सागर झील या फोई सागर झील जिसको, और इसके साथ ही कौन सी होगी, पुष्कर झील। ये जो झीलें हैं कहां पर हैं, अजमेर की। आना सागर, फाई सागर और कौन सी आती है, पुष्कर। ये झीलें अजमेर है यानी इसमें। तो सबसे पहले हम आना सागर झील के बारे में लिखते हैं। आना सागर झील है अजमेर। आना सागर झील, इसका जो निर्माण है यह पृथ्वीराज चौहान के पितामह है। किसने, अर्णोराज कि पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज है। इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया था, आना सागर। आना सागर झील है यानी इसका निर्माण करा। ये पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज है, यानी इनके द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था, आना। अब ये तो इसका मतलब, पितामह का मतलब क्या हुआ, दादाजी, जिनको प्यार से लोग आनाजी भी कहते थे, नाना जी नहीं। हाँ, प्यार से लोग क्या कहते थे, आनाजी है, यानी इनके नाम से भी इनको जाना था। तो पृथ्वीराज चौहान है, उनके पितामह अर्णोराज है, यानी इन्हीं से, यानी जो इन्होंने ही इस झील का क्या है, निर्माण। अब ये झील न होकर के, ये सॉरी झील ही है, और इस झील के निर्माण के पीछे यह है कि आनाजी का युद्ध हुआ था। आनाजी और तुर्कों के बीच में, इनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ। और उस जहां पर यह युद्ध लड़ा गया, वहां पर तुर्कों की हार भी हुई थी। रंगभूमि, युद्ध भूमि, रंगभूमि जिसको अपन कह सकते, या जिसको कौन सी भूमि कह दिया आता है, रंगभूमि। तो यहां पर फिर यह जो इस अपवित्र भूमि को पवित्र करवाने के लिए आनाजी ने आदेश दिया कि यहां पर एक झील का निर्माण किया जाए, और लोगों ने मिलकर के उस झील का निर्माण किया, और उस झील का नाम क्या हो गया, आना। आना सागर नाम दे दिया आनाजी के द्वारा। सुंदर झील है। इस झील में इसी झील को देखने के लिए जहांगीर सिंह आए। जहांगीर सिंह थोड़ी थे, मुगल बादशाह थे। हाँ, तो जहांगीर है, इन्होंने भी यह इस झील को देखा, उनको बड़ी अच्छी लगी। तो इसी झील के निकट जहांगीर ने क्या बनवाया, दौलत बाग। हाँ, दौलत बाग बनवाया, जिसको वर्तमान में कौन सा उद्यान कहा जाता है, सुभाष उद्यान। कि दौलत बाग का निर्माण करवाया गया, जिसे वर्तमान में कौन सा उद्यान कहा जाता है, यानी सुभाष उद्यान है इसके नाम। बड़ा सुंदर है। टाइमिंग है इसमें, ऐसे हर कभी नहीं जा सकते, चाहे जब गार्डन में जाकर के पौधों के पीछे छुप ली है ना। सुबह सर्दियों में, गर्मियों में एक नीचे, और सुबह सुबह फ्री रहता है। सुबह 6 बजे से या 4 बजे से लेकर के 6, 7, 8 बजे तक। उसके बाद में वापस इसकी सफाई, और उसके बाद में 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पैसे लगेंगे, फिर एंट्री मारोगे। वैसे ठीक है, पैसे से उसकी व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ रहती है, और हर कोई वहां अंदर जा भी नहीं सकता, टूचा मुचा।
हाँ, जिसके पास पैसे होंगे, व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, वही जा पाएगा। हाँ, ऐसे अव्यवस्थाएं नहीं होगी, वही था ना। तो उसी दौलत बाग को वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान है, उसके नाम से जाना आता है। और दूसरा आपको यह है कि यहां जहांगीर के बाद में जो शाहजहां है, उन्होंने किसका निर्माण करवाया? 12 दरिया का निर्माण। दरी नहीं है, दरिया है, जिनसे क्या आता है, यानी पानी। भाई झीलों में पानी क्या है? आसपास के पर्वत नाले वगैरह हैं, यही उन्हीं से क्या है, यही जो पानी बह करके आता है। शहर का पानी भी आ जाता है। किडनीज होते हैं, गंदगी जमीन के अंदर ले लेते हैं खराब, वो जो शहर का भी बहता हुआ जल आता है ना, वो झील में आके साफ हो जाता है। हाँ, तो यानी इसको साझा है, यानी उन्होंने किसका निर्माण करवाया? 12 दरिया है, यानी इसका निर्माण करवाया। तो ये और जहांगीर ने यहां पर किसका निर्माण करवाया? दौलत बाग है इसका। तो पहले तो निर्माण लिखिएगा आप, निर्माण लिखिए। इस झील का निर्माण है, हाँ, पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज, कोष्टक में आना जी लिख लेना चाहिए। हाँ, अर्णोराज ने करवाया। इस झील के निकट जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। जिसे सुभाष उद्यान कहा जाता है। शाहजहां ने इस झील के निकट शाहजहां ने इस झील के निकट 12 दरिया का निर्माण करवाया। बारह दरिया का निर्माण करवाया। अब जैसे अस्मत बेगम, अस्मत बेगम कौन है? शाहजहां की, शाहजहां या जहांगीर? नूरजहां, नूरजहां की मां थी, तो नूरजहां की मां हुई तो शाहजहां की क्या हुई? सासू। अरे जहांगीर की या शाहजहां की? हाँ, तो मतलब नूरजहां है, यानी इसकी मम्मी थी। इसने, अस्मत बेगम ने यहां पर क्या बनाया था? गुलाब का इत्र बनाया था, सेंट बनाने का काम किया था। खुशबूदार होता है ना। हाँ,
वो से गंदी गंध गुलाब की गवई को गा के कौन। पहले हमारे लोगों को सेंट लगाना नहीं आता था। जैसे मार्केट से वो सेंट फुआ लेके आते, फुआ जानते हो, छोटी छोटी शीशी आती है रुई का फुआ, और लेकर के जैसे लेकर के ऐसे कपड़ों के लगा दिया करते। आज भी आते हैं कहीं तो, लेकिन वो छोटे छोटे अलग अलग शीशियां रखते हैं। तो बिहारी ने लिखा था कि गंदी गंध गुलाब का गवई को गा का कौन, कि इनको पता ही नहीं है कि काम क्या करेंगे। उनको दिया गया कि ये सेंट है, खुशबू पहले देखा बहुत अच्छा है, फिर मुंह में ले लिया एकदम। हाँ, उन्होंने देखा खुशबू इतनी शानदार है तो मीठा कितना होगा, ये तो बात है ना। फिर कान में लगाने का काम शुरू किया। कान में दबाने का काम अब भी दबाते हैं क्या? कमी है अब तो, वही तो बात है ना। यहां कान में दबाने का काम अब तो वो परफ्यूम वाला ही चलता है ज्यादातर, है ना। तो ये इत्र बनाने का काम अस्मत बेगम है, यानी इसने यहां पर किया था। और यहां इसी झील के निकट आपको ध्यान रखना है कि इस झील पर जो मुख्य रूप से अपन आजकल इसके पास में एक ही जैसे कोटा की तर्ज पे ही 7 वंडर्स का निर्माण किया गया। 7 आश्चर्यजनक स्थल हैं, यही इनका क्या किया गया है, निर्माण किया। कौन सी झील के निकट है? आना, कि आना सागर जो झील आती है, इस आना सागर झील के निकट 7 वंडर्स का भी निर्माण किया गया। हाँ, इस झील पर एक घाट भी है जिसको राम प्रसाद घाट कहते हैं। कौन सा घाट कह दिया आता है? राम। हाँ, पहले ख्वाजा साहब के जो जियारत करने के लिए जाते थे ना, तो वो जियारत यहीं से क्या है कि वापस आके हाथ मुंह धो करके स्नान करके आया करते थे। बीच में तो बहुत गंदी हो गई थी, लेकिन जैसे इसको एनएलसीपी में शामिल किया गया उसके बाद में ये साफ सुथरी रह रही। जो 5-6 जिले अपनी एनएलसीपी में देखने लायक वही हैं, वो अवक्रमित नहीं है, उनको क्या कर दिया गया, यानी साफ ही कर दिया गया। तो एनएलसीपी है, यानी इस योजना में इसको क्या है, यानी शामिल किया गया। इस पर क्या है, यानी राम प्रसाद घाट। तो लिखिएगा आप, इसी झील के निकट इसी झील के निकट अस्मत बेगम ने इत्र बनाया, गुलाब का इत्र बनाया। गुलाब का इत्र बनाया। इसके निकट 7 वंडर्स, अरे अन्ना सागर दिखा दे यार। हाँ, तो इसी झील के निकट अन्ना सागर, ये जो झील है, इसी झील के निकट 7 वंडर्स, 7 आश्चर्यजनक स्थल, 7 वंडर्स का निर्माण किया गया। सेवन वंडर्स का निर्माण किया गया। आना सागर झील पर आना सागर झील पर राम प्रसाद घाट है। राम प्रसाद घाटे है। इस झील को एनएलसीपी, इस झील को एनएलसीपी में शामिल किया गया है। एनएलसीपी में शामिल किया गया।
कि एनएलसीपी की जो भाग आता है, यानी इसमें कौन सी झील को शामिल किया गया है, तो आना सागर झील। इसमें भी एक टापू है ना, कि जो टापू अपन देख रहे हैं कि राम प्रसाद जो झील है, या ये आना सागर जो झील है, इसी में, इसके पास में जब बरसात होती है तो एक झरना भी बनता है जिसका नाम है चश्मा ए नूर। कौन सा झरना? जलप्रपात टाइप का हो गया, चश्मा ए नूर। यह झरना भी कौन सी झील के निकट बनता है? आना सागर झील। तो लिखो इसी झील के निकट ही चश्मा ए नूर चश्मा ए नूरे झरना है। कि कौन सा झरना हो गया? चश्मा ए नूर झरना। और इसको कौन सी योजना में शामिल किया गया है? एनएलसीपी योजना है, इसमें शामिल किया गया है। कल मैंने भेजा था, वो लगा दे। तो चश्मा ए नूरी जो झरना है, इसी झील, टापू है इसमें। और शाम के समय आप देखेंगे तो यहां फव्वारे भी चलते हैं। कितने लोगों ने आना सागर झील देखी रात के समय? शाम को फ्लोटिंग गार्डन टाइप में ऐसे, यहां कलरफुल थीम पे, जो राष्ट्रीय गान वगैरह है, जो देशभक्ति गायन है, यानी इस पर। तो ये पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज है, यानी उन्होंने इस झील का निर्माण, क्योंकि अजमेरी मुगल काल में, राजपूत काल में, अंग्रेजों के काल में, सब में ही क्या है, अग्रणी रहा है। पृथ्वीराज रासो काव्य हुए, कितने रासो काव्य हुए? 12 रासो काव्य हुए हैं। तो पृथ्वीराज जो चौहान है, यही इन पे चंद बरदाई ने जो ग्रंथ वीर रस में था, वो कौन सा था? पृथ्वीराज रासो काव्य हैं, यानी जो वीर रस के अंतर्गत, श्रृंगार रस के अंदर अलग अलग रस आते हैं, यही उनमें है। और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर, कैद करके ले गए थे। और उस समय इनका सबसे अच्छा मित्र कौन थे? चंद बरदाई। काफी सारी इनको क्या दी गई थी? यातनाएं दी गई थी। अंधा कर दिया गया था, है? क्या हुआ? जय सिंह, जय संबंध, तेरे जय संबंध की बड़ी अच्छी लगी, बड़ी। ये पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज है, यानी इन्होंने इस झील का क्या है? निर्माण, जिसको अपन कौन सी झील कहते हैं? आना सागर। और ये आना सागर जो झील है, इसको किसमें शामिल किया गया है? एनएलसीपी, राष्ट्रीय, ये यहां पर गार्डन है, पक्षी वगैरह बैठते हैं। हालांकि शाम को हेरिटेज टाइप में इसको बनाया गया है, लीज पे भी क्या है, इसको दिया गया है, यानी वही। तो ये अर्णोराज जी के द्वारा यही इस झील का निर्माण है। चारों तरफ अच्छा, ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये क्या है? महत्व। पानी कहां से? बरसात से आएगा, और कहां से आएगा पानी? हाँ, नदी नदी है, नाले नदी बरसात सारे आते हैं, वही तो। हाँ, शहर का पानी भी आता है, और बरसात कहां से आएगा? तो ये पूरा जो भाग है कि सारी झीलों की यही है, सब में कोई जरूरी नहीं है कि नदियां आई। पूरा अजमेर घिरा हुआ किससे? अजमेर में थोड़ी सी ही बरसात ज्यादा होती है तो उसके बाद में क्या हो जाती है? कि बाढ़ की स्थिति है, यानी ये उत्पन्न हो जाती है। तो ये पूरा जो आना सागर झील है, यानी अब इसी आना सागर झील के बाद अगली कौन सी झील आती? धोबी घाट। फाय सागरे झील,
फाय सागर झील भी कहां पर है? अजमेर। फाय सागर झील, इस झील का जो निर्माण है अंग्रेज इंजीनियर फाय ने अजमेर को बांडी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए, अजमेर को कौन सी नदी की? बांडी। हाँ, कि बांडी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए, कि अजमेर को बांडी नदी की जो बाढ़ है यानी इससे बचाने के लिए अकाल राहत कार्यों में कि अकाल राहत कार्यों में कौन सी झील का निर्माण करवाया गया? फाय सागर। मतलब उस समय का नरेगा था ये। राजस्थान में यही होती है, एक बार अच्छी बरसात होती है, एक बार क्या है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः अजमेर को बांडी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए वाडी घाटी भी एक चोल, ये बांडी वो बांडी नहीं है, पाली वाली बांडी नहीं है, ये एक यही की बांडी है, यानी वाडी जिसको बोल। इसी बांडी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए कौन सी झील का निर्माण करवाया गया? फाय सागर। तो फाय सागर झील में लिखो, इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फाय ने, अंग्रेज इंजीनियर फाय ने अजमेर को बांडी नदी की बाढ़ से अजमेर को बांडी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए अजमेर को बांडी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए अकाल राहत कार्यों में करवाया। कि अकाल राहत कार्य आते हैं यानी उनमें इस झील का निर्माण करवाया गया। फिर इसके बाद पुष्कर झील सबसे पवित्र झील है। पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर। हाँ, कि जो पुष्कर झील है यानी ये अजमेर है, यानी यहां पर। अब इस झील के बारे में अपन पुष्कर झील के बारे में देखेंगे। तो पुष्कर जो झील है ये इस झील के बारे में यह है कि ये ज्वालामुखी निर्मित कालडेरा झील है। कालडेरा या क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का जहां विस्फोट होता है, जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने देखा कि यह ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, ये इस प्रकार से इसका ये लावा। अब इसका जो मुख है ना, यहां पर जल इकट्ठा हो जाता है, उसी को कालडेरा या फिर कौन सी झील कह देते हैं? क्रेटर। कि ज्वालामुखी के मुख से लावा निकलना बंद हो गया और जो मुख गहरा गड्ढा है उसमें जल इकट्ठा होने से जो झील बन जाती है उसको ही ज्वालामुखी निर्मित कालडेरा या क्रेटर झील के नाम से जाना आता। वो कौन सी झील हो गई? पुष्कर। अब कई सारी बातें हैं। और दूसरा है कि इस झील की जो खुदाई है वो पुष्करणा ब्राह्मणों ने की। कि खुदाई किसने की थी? पुष्करणा ब्राह्मण। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? पुष्कर झील।
कई जगह यह भी लिखा आता है कि जो ब्रह्मा जी हैं या उनके हाथ से 3 कमल के फूल गिर गए थे, जिससे यानी जो 3 प्रकार के पुष्कर बन गए, मध्यम, कनिष्ठ और क्या है वरिष्ठ पुष्कर है, उसका निर्माण। तो ये तो सारी क्या है, धार्मिक कहानियां है, धार्मिक के अकॉर्डिंग है। तो पुष्करना ब्राह्मणों ने, मतलब जो इसकी खुदाई करने का कार्य है पुष्करना ब्राह्मणों ने, ये धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, इसलिए इसको क्या बोल दिया आता है, तीर्थराज भी कह देते हैं। तीर्थों का क्या कह दिया आता है, मामा भी कहते हैं, पांचना तीर्थ भी कहते हैं। हाँ, कि पांचना जो तीर्थ है यानी इसके नाम से पवित्र तीर्थ है, यानी उसके नाम से भी इसको जानना आता है। तो ये पुष्कर सबसे, कि जितने भी आपने अलग अलग जैसे सभी तीर्थ करके आगे और पुष्कर वाले तीर्थ पे आप नहीं गए तो तीर्थ अधूरे रह जाते हैं, और कोई भी तीर्थ नहीं गया और पुष्कर वाले में ना के आगे तो तीर्थ करने की जरूरत ही नहीं है, सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले पुष्कर जरूर जाए और स्नान करके आए हो। तो लिखिए आप, हाँ मजा आया। तो ये इसमें लिखो, यह ज्वालामुखी निर्मित, यह ज्वालामुखी निर्मित कालडेरा झील है। ज्वालामुखी निर्मित कालडेरा झील है। कालडेरा या क्रेटर को सा लिख लेना, कालडेरा झील। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी खुदाई पुष्करना ब्राह्मणों ने की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी खुदाई पुष्करना ब्राह्मणों ने की है। इसे तीर्थराज, तीर्थों का मामा, तीर्थराज तीर्थों का मामा, पांचना तीर्थ कोकण तीर्थ, पांचना तीर्थ कोकण तीर्थ, हाँ पांचना तीर्थ और क्या बोलते हैं, कोकण तीर्थ कहते हैं। तो ये इस प्रकार की जो झील अपन ये कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से किस प्रकार की है, कि पवित्र झील, महत्वपूर्ण जो झील है, यानी इसमें इसको शामिल किया। अभी इसके अलावा जैसे कि 5वां तीर्थ है, ये इस पर 52 घाट है, कि पूरी जो झील आती है यानी इस पर कितने घाट हो गए, 52, जिनमें सबसे पवित्र घाट है यानी वो कौन सा आता है, गऊ घाट है। इसका निर्माण मराठों ने करवाया है, कि गऊ घाट जिसका निर्माण किसने करवाया, कि तीर्थराज है, तीर्थों का मामा, पांचना तीर्थ, कोकण तीर्थ है, इसके नाम से भी जानना आता है। वैसे ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है, ये बताओ। प्राकृतिक हो गई, कृत्रिम नहीं है। खुदाई किसने की है, पुष्करना ब्राह्मण। तो ये प्राकृतिक है, न कि कृत। तो राजस्थान की प्राकृतिक मीठे पानी की झील, ये अगर अपने को दे कि राजस्थान की प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी होगी, पुष्कर झील। ये सबसे बड़ी। तो लिखो, यह है हाँ,
प्राकृतिक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की है, ध्यान रखना, यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। अब बताओ इस झील पर कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। सबसे पवित्र जो घाट है, पवित्र घाट कौन सा हो गया? गऊ घाट है। इस गऊ घाट का निर्माण किसने करवाया था? मराठू ने करवाया, कि सबसे पवित्र गऊ घाट है और इसका निर्माण किसने करवाया है? मराठू ने करवाया। हाँ, इसलिए देखो मराठा जो लोग हैं अस्थि विसर्जन के लिए यहीं आते हैं। जब भी आप पुष्कर जाओगे तो कहीं किसी न किसी घाट पर अस्थि विसर्जन करते हुए लोग मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो मराठों ने इसी गऊ घाट का निर्माण करवाया। और कितने घाट हो गए? जैसे गऊ घाट है, ब्रह्म घाट है, ऐसे 1912 में मैडम मेरी ने ये अंग्रेज अधिकारी कि मैडम मेरी ने महिलाओं के लिए कौन से घाट का निर्माण करवाया? जनाना घाट। सारे घाट हैं, दीवार के चारों तरफ सबके नाम लिखे हुए हैं, दीवार बनी हुई है, अलग अलग घाटों के नाम लिखे। तो महिलाओं के लिए कौन से घाट का निर्माण करवा दिया? जनाना। और इसी जनाना घाट है, यानी इस महिलाओं के लिए जनाना घाट का, इसी घाट से गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। गांधी जी की जो अस्थियां हैं, यानी इनका क्या किया गया? यानी विसर्जन कौन से घाट से किया गया? जनाना। तो कई लोग इसको गांधी घाट कह देते हैं, ऐसा नहीं है, नाम तो जनाना घाट है, लेकिन गांधी जी की यहां की से अस्थियों का, जैसे बाल ठाकरे साहब है, उनके अस्थियों का विसर्जन है जो ब्रह्म घाट है, यानी यहां से किया गया। अटल जी की अस्थियों का भी क्या किया गया? यहां पर विसर्जन किया गया। तो कई सारे जो लोग हैं यही उनका यही अस्थियों का विसर्जन किया गया। कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब किरोड़ी सिंह जी बेसला साहब चले गए थे, तो उनकी अस्थियों का भी यहां पर क्या है? यानी विसर्जन किया। तो धार्मिक दृष्टि से ये क्या है? सबसे पवित्र झील है। इसको तीर्थराज और तीर्थों का, अरे कान में पेन नहीं देते हैं बावले, हाँ कान में पेन डाल दिया तूने, हाँ पर्दा नाजुक होता है, फट जाएगा वो इतना। तो लिखो इस झील पर 52 घाट है। इस झील पर 52 घाट, इस झील पर 52 घाट है। सबसे पवित्र गऊ घाट है, मतलब जब अपन प्रवेश करते हैं तो यही घाट आता है। सबसे पवित्र गऊ घाट है। इसका निर्माण मराठों ने करवाया। इसका निर्माण मराठों ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? मराठों। 1912 में 1912 में मैडम मेरी ने, ये तेरी मेरी वाली मेरी नहीं है, नाम ही मेरी था, हाँ, मैडम मेरी ने महिलाओं के लिए जनाना घाट का निर्माण करवाया। जनाना घाट का निर्माण करवाया। इसी घाट से गांधी जी की अस्थियों का, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया।
ये अस्थि विसर्जन करते हैं तो इतने फूल बह के आ जाते हैं। पुष्कर झील है ना, हाँ, इसमें दीपदान वगैरह कई किए आते हैं, तो ये तो अस्थि विसर्जन से ही हो जाता है। कई सारे जैसे इस पर घाट बने, ये जो पीले पीले दिख रहे हैं आपको पट्टिका लगी हुई, ये सभी घाटों के क्या है नाम। हाँ, पुराना शहर है ये जो पुष्कर है, तो ये सभी घाट है, यानी इनके क्या है नाम भी यानी यहां पर आते हैं। तो पुष्करे घाट, इसी झील के निकट प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? ब्रह्मा। हाँ, कि ब्रह्मा जी है, यानी इनका भी यहां पर क्या है यानी मंदिर है। कौन सी झील के निकट है? यही पुष्करे झील है, यानी इसके निकट है ब्रह्मा जी का भी। हाँ, तो गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन, अब ये धार्मिक दृष्टि से पवित्र है। इस झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर है। थोड़ी दूर चलते हैं तो सावित्री जी का मंदिर भी आता है। कण्व ऋषि का आश्रम है। दूसरा भर्तरी की गुफा, कि कण्व ऋषि का आश्रम हो गया, भर्तरी की क्या है यानी गुफा है। ब्रह्मा जी सावित्री जी का मंदिर, कण्व ऋषि का आश्रम, भर्तरी की गुफा। कपिल मुनि का जन्म स्थान, कपिल मुनि का जन्म यहीं पर हुआ था, तो कपिल मुनि का जन्म स्थान है वो भी इसी झील के, कि प्राचीन ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर है, कण्व ऋषि का आश्रम, भर्तरी की गुफा और एक कपिल मुनि का क्या है जन्म स्थान। ये सब कौन सी झील के निकट है? तो वो पुष्कर जो झील आती है उसी के। तो लिखो इसी झील के निकट है, इसी झील के निकट है प्राचीन ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर। प्राचीन ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर, कण्व ऋषि का आश्रम, कण्व ऋषि का आश्रम, भर्तरी की गुफा, कण्व ऋषि का आश्रम, भर्तरी की गुफा, और कपिल मुनि का जन्म स्थान है। कपिल मुनि का जन्म स्थान है। भर्तरी की गुफा भी है और एक कपिल मुनि का जन्म स्थान। तो ये सब कौन सी झील के निकट है? पुष्करी झील। अभी वेद व्यास जी ने इसी झील के निकट किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की वेद व्यास जी ने ना। और इसके साथ ही जो कालिदास जी हैं, हाँ, कालिदास जी ने यहां पर किसकी रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम। कि अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसकी रचना किसने की थी? कालिदास। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ, कि गुरु ग्रंथ साहिब है, इसका पाठ भी किया था। विश्वामित्र जी भी यहां भगवान का ध्यान लगाने के लिए आए थे, परंतु मेनका ने उनका क्या कर दिया था? ध्यान भंग। मेनका अप्सरा थी, उन्होंने क्या है ध्यान भंग कर दिया। वो ध्यान लगा करके बैठे तेरे सामने, उनके ठुमके लगा दी, तो ध्यान तो भंग होना ही था। हाँ, हमारे छोरों का तो पूरे दिन ही भंग ही रहता है।
तो विश्वामित्र जी है, यानी इनका जो ध्यान भंग करने का काम भी किसने किया था? मेन। वो भी कौन सी झील के निकट? हाँ, पुष्कर झील है, बड़ी पवित्र झील है पुष्कर, ऐसी बात नहीं। ये देखो, है कि नहीं है? हाँ, उस समय सोचो तुम में से ही था कोई कैमरामैन है जिन्होंने फोटो ही ले ली थी। तो विश्वामित्र जी है, यानी इनका मेनका ने यहां पर क्या है, यानी ध्यान भंग करने का काम किया था। वो कौन सी झील के निकट है? पुष्कर। ये पुष्कर पुराना शहर है। ये इधर से अपन आते हैं, यही कौन सा है? गऊ घाट है। ये जैसे दूर यहां ब्रह्मा जी का क्या है, यानी मंदिर भी आता है। पुराना जो शहर अपन देखें, यानी कौन सा आता है? यही पुष्कर का जो भाग है, कोई नया शहर नहीं है ये, है ना। जैसे आपको बता रहा था सुभाष उद्यान, कौन सा उद्यान है एक सुंदर। हाँ, तो जब भी अजमेर जाओ तो जाए ना, एक 10 20 50 रुपए लेते हैं टिकट के, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये सभी जो भाग है, अभी पुष्कर के पास, जैसे आपको मैं बताया वरिष्ठ पुष्कर, ये पुष्कर एंट्री करते हैं पहले ही आ जाता है पानी। आधे टाइम तो सूखा ही रहता है। हाँ, कि 3 पुष्प गिरे थे, वरिष्ठ, कनिष्ठ और मध्यम। जो अपन देख रहे थे वो मध्यम पुष्कर हो गया। ये बूढ़ा पुष्कर बोलते हैं। यहां पर मूर्ति विसर्जन वगैरह का कार्य करते हैं। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ, डेजर्ट यहीं पर है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये पुष्कर जो झील का क्षेत्र आ रहा है। तो अगला आप इसी पुष्कर झील है, या इस पर अपन ने 52 घाट लिखे हैं। तो लिखो अगला, इस झील के निकट वेद व्यास जी ने, इस झील के निकट वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। इसी झील के निकट इसी झील के निकट मेनका ने विश्वामित्र, मेनका ने विश्वामित्र का ध्यान भंग किया। मेनका ने विश्वामित्र का ध्यान भंग किया। तो मेनका जी ने यहां पर, दूसरा आपको ध्यान होना चाहिए, एक फिल्म आई थी अभी कुछ समय पहले, बच्चन पांडे, साल भर हो गया है ना। उस फिल्म का अधिकांश फिल्मांकन यही हुआ था। हाँ, कि भोकाल बनाए रखने के लिए भय बहुत ही जरूरी, भय बना करके रखना। किसी में यानी भोकाल करना है तो उसको डरा करके रखना क्या है, जरूरी। तो वो अक्षय कुमार है, यानी उनकी। तो ये यहीं पर इसका फिल्मांकन हो गया। यानी धार्मिक दृष्टि से हर तरीके से ये बहुत ही, मैं तो 1998 में
कनाडा के सहयोग से कि किसके सहयोग से कि 1998 में कनाडा के सहयोग से यहां पर पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई, जो 4-5 साल तक चली थी। पुष्कर गैप परियोजना, पुष्कर झील की सफाई के लिए कौन सी सरकार का सहयोग लिया गया? कनाडा के सहयोग से कौन सी योजना चलाई गई? पुष्कर। तो लिखो 1998 में, 1998 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई के लिए, पुष्कर झील की सफाई के लिए पुष्कर गैप परियोजना, पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई। कि पुष्कर गैप परियोजना है, ये भी यहां पर चलाई गई। फिर जो पुष्कर झील आती है कि पुष्कर गैप परियोजना है, ये भी यानी यहां पर चलाई गई। अगला इस झील है, यानी ये इसको भी NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना है, इसमें शामिल किया कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में कौन सी झील को? पुष्कर झील है। आना सागर को भी है और पुष्कर को भी है। तो लिखो पुष्कर झील को भी NLCP ये राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना NLCP में शामिल किया गया है। अब दूसरा, यहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में आती है, क्यों? कि प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक मेला, और कौन सा मेला लगता है? पशु मेला। ये विश्व का सबसे बड़ा रंगीन मेला है। कि धार्मिक मेला और पशु मेला लगता है, ये विश्व का सबसे बड़ा कौन सा मेला हो गया? रंगीन। देशी विदेशी पर्यटक यहां पर आते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ा रंगीन मेला है। और पशु प्रेमी अपने पशुओं को लेकर के आते हैं। तो इसका भी, हालांकि पिछली बार तो लंपी वायरस की वजह से नहीं लगा था, अब की बार लगेगा। नवंबर लास्ट में आएगा, तो दीपावली के बाद में इस मेले का शुभारंभ हो जाए। तो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर धार्मिक मेला और कौन से मेले का? पशु मेले का आयोजन होता है। तो अगला एक ये भी लाइन लिखिए आप, यहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर में आती है। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक मेला और पशु मेले का आयोजन होता है। पुष्कर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें पंचकुंड पुष्कर कौन सा आता है? यानी पंचकुंडी पुष्कर, उसको मृग वन घोषित किया गया है। जो आगे अपन वन्य जीव अभ्यारण्य उनमें लिखेंगे, पंचकुंड पुष्कर है, यानी इसको मृग वन है, यानी इसका भी दर्जा दिया गया। दूसरा,
यहां पर जैसे बड़ा बाग तालाब आता है, अजमेर है, यानी इसी में एक तालाब है जिसका नाम है बड़ा बाग तालाब। और उसी बड़ा बाग तालाब है, उसको भी किसमें वेटलैंड है, यानी इसके लिए क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया। अजमेर का ही आता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो 44 हैं यानी उनमें बड़ा बाग तालाब अजमेर को राज्य सरकार के द्वारा किसके लिए, हाँ, वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया। हाँ, बड़ा बाग, हाँ, तालाब अजमेर को राज्य सरकार के द्वारा यही किस चीज के लिए अधिसूचित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, हाँ, कि वेटलैंड के लिए इसको भी अधिसूचित किया गया है। लिख लिया? तो बड़ा बाग तालाब अजमेर, तो ये अजमेर की कौन कौन सी झीलें हो गई, यही पुष्कर झील, फाय सागर, और कौन सी आती है, अनास। ये जो झीलें हैं ये कहां पर हैं, अजमेर है। अभी इसके बाद अगली जो झील है, बीकानेर की तरफ अपन चलते हैं, और कोलाई झील। कोलाई झील भी कहां पर है, बीकानेर। कोलाई झील के बारे में यह है कि इस झील के निकट कपिल मुनि का आश्रम है। हाँ, कि जो कपिल मुनि है, यही इनका आश्रम है, वो कौन सी झील के निकट है, कोलाई झील। कहते उन्होंने क्या है कि अपने माता पिता के मोक्ष धाम के लिए मुख्य रूप से क्या है, दीपदान का कार्य यहां पर किया था। और मतलब उनका जन्म पुष्कर में हुआ था, तपस्या उन्होंने कहां पर की, कहां पर की थी, कोलाइत में। इसीलिए यहां पर क्या है, जो पुष्कर तीर्थ स्थान आता है यही इसी के निकट। तो जैसे पुष्कर में जन्म हुआ, लेकिन जो कोलाइत है यानी यहां पर उन्होंने क्या है, यानी आश्रम बना। ये जो कोलाइत है ये आपको ध्यान रखना है, NH किसके निकट आता है, बासठ। जैसे पुष्कर है, ये धार्मिक कॉरिडोर ही बनाया गया था। पुष्कर है वो NH किसके निकट आता है, 58। पहले NH 89 बोलते थे इसको, बूढ़ा नाम NH 89 था, ओल्ड दिन। लेकिन अब क्या आता है, NH 28। ये सब NH अपन पढ़ेंगे आगे, अपना पूरा टॉपिक है परिवहन पर है उसी में। तो कपिल मुनि है, यानी इनका आश्रम कौन सी झील के निकट है, बताओ कौन सी झील के निकट है, कोलाई झील आती है। कोलाई झील, इस आश्रम को मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। हाँ, कि मरुस्थल का सुंदर उद्यान है वो किसको बोलते हैं, कोलाई जो झील है इसी को मरुस्थल का क्या बोलते हैं, यानी सुंदर उद्यान है, यानी इसके नाम से जाना आता है। यहां पर भी आपको, अब कपिल मुनि कौन थे, तो हमारे हिंदू धर्म में 6 दर्शन हुए हैं, तो जिसमें एक दर्शन आता है सांख्य दर्शन। षड दर्शन में कौन सा, ज्ञान, मीमांसा, सांख्य। उनमें सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसको माना गया है, कपिल, कि कपिल मुनि है ये सांख्य दर्शन के क्या थे, प्रवर्तक थे। और इन्हीं के जो सांख्य दर्शन है यानी कपिल, और इसे मरुस्थल का क्या कहा गया, यानी सुंदर उद्यान है, इसके नाम से इसको जाना। दूसरा,
यहां पर भी प्रतिवर्ष कार्तिक जो पूर्णिमा आती है, इस कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक मेले का आयोजन होता है। पशु मेला नहीं लगता है। कौन सा मेला लगता है? यही धार्मिक मेला है, ये लगता है। तो ये जो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा है, यानी इसको कौन सा कि धार्मिक मेला है, यानी इसका यानी आयोजन होता है। कौन सी झील के निकट? कोलाइत जो झील आती है। और कोलाइत झील कहां पर है? कोलाइत नामक स्थान बीकानेर है, या तो लिखो कोलाइत झील में लिखो, कोलाइत झील। इस झील के निकट कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम है। जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, कि सांख्य दर्शन के क्या थे? प्रवर्तक थे। इस आश्रम को मरुस्थल का सुंदर उद्यान, इस आश्रम को मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। यहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक मेला लगता है। कि कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? धार्मिक मेला। एक ये भी है कि चारण जाति के लोग इस झील का दर्शन नहीं करते। चारण कितने तुम में? एक भी चारण नहीं। अरे याद करो, एक भी नहीं है। चारण भी नहीं है, चारणी भी नहीं है। कहते हैं कि देश नो करणी माता, उनका कोई भांजा वगैरह है, वो इसमें डूब गया था, है ना। इसलिए चारण जाति के लोग क्या इसको शुभ नहीं मानते हैं। कौन सी झील को? यानी कोलाइत झील है इसको। कोलाइत झील के बाद यहां पर एक झील और आती है, गजनेर झील। और गजनेर झील कहां पर है? बीकानेर। कि जो गजनेर झील और एक गजनेर झील है, इस झील के बारे में क्या है कि इस झील का जल साफ, स्वच्छ और किस प्रकार का है? शांत है। अतः इस झील के जल को स्वच्छ दर्पण की उपमा दी गई। हाँ, कि स्वच्छ दर्पण के लिए कौन सी झील जानी जाती है? गजनेर। मतलब आराम से अपना चेहरा देख सकते हैं इस झील में। कि स्वच्छ दर्पण की उपमा कौन सी झील को दी गई है? गजनेर झील। शांत रहता है इसका जल। हाँ, और उसमें किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती है। तो स्वच्छ शांत, यानी जो साफ, स्वच्छ और किस प्रकार का है? शांत है। इसको क्या कहते हैं? स्वच्छ दर्पण की उपमा दी।
जैसे आपको जहां भी शीशा दिख जाता है तो फिर तुम करने लग जाते हो ना ऐसे। हाँ, लड़कियों को दिख जाता है तो वो सबसे पहले ठीक है कि नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा शौक होता है, ये उम्र है यार, इसमें क्या है, शौक तो है ही है ना। आजकल तो तुम्हारे मोबाइल में है, उसमें भी देख लेते हो तुम, नहीं देखते? हाँ, देखा करो, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो गजनेर झील है, इसमें देखो, इस झील का जल साफ, स्वच्छ और शांत है। इस झील का जल साफ, स्वच्छ और शांत है। अतः इसे स्वच्छ दर्पण की, अतः इसे स्वच्छ दर्पण की उपमा दी गई है। हाँ, किसकी उपमा दी गई है? यह स्वच्छ दर्पण है, इसकी उपमा दी गई। अब जैसे यहां पर भी अपन लिखें देवी कुंड सागर, और कौन सा हो गया? सूर सागर। हाँ, इनको देवी कुंड सागर और सूर सागर, ये दोनों ही कहां पर आते हैं? बीकानेर में। ये नए वाले हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि देवी कुंड सागर और सूर सागर बीकानेर को भी किसके लिए अधिसूचित किया गया है? वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया। हाँ, कि देवी कुंड और कौन सा आता है? सूर सागर है, यानी इनको किसके लिए? वेटलैंड है, इसके लिए अधिसूचित किया। हाँ, देवी कुंड सागर और सूर सागर बीकानेर है, इसको वेटलैंड के लिए क्या किया गया है? अधिसूचित किया। तो ये गजनेर और जो कोलाई झील का, अब इसके बाद कायलाना झील। कायलाना झील कहां है? इसी का पानी पी रहे हैं अपन। कायलाना झील है, ये जोधपुर में है। सर प्रताप कि सर प्रताप ने इस झील की रूपरेखा तैयार की थी, पहाड़ियों के बीच में है। तो सर प्रताप है, यानी इनके द्वारा कौन सी झील की रूपरेखा तैयार की गई? कायला। और इस झील से जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। और जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है, इसीलिए इसको जोधपुर की क्या कह देते हैं? लाइफ लाइन कह देते हैं, जीवन रेखा है इसके, कि जोधपुर की लाइफ लाइन या जोधपुर है, यानी इसकी जीवन रेखा कौन सी झील को कहा जाता है? यानी कायलाना झील है, इसी को जोधपुर की लाइफ लाइन भी कह सकते हैं, जीवन रेखा है, इसके नाम से भी इसको जाना। इसी झील के निकट माचिया सफारी, कौन सा हो गया? माचिया सफारी कृष्ण मृग अभयारण्य। तो माचिया सफारी कृष्ण मृग अभयारण्य कौन सी झील के निकट आता है? बोलो।
कायलाना जो झील है, इसी के निकट क्या है, माचिया सफारी कृष्ण मृगी अभ्यारण्य। इसको अधिसूचित किया गया है किसके लिए, वेटलैंड के लिए। झीलों में यही आई है जिसको यानी क्या है, वेटलैंड के लिए भी अधिसूचित किया गया। तो पहले लिखो कायलाना झील में लिखो, सर प्रताप ने इस झील की रूपरेखा तैयार की। सर प्रताप ने इस झील की रूपरेखा तैयार की। इस झील से जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती। जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। अतः इसे जोधपुर की लाइफलाइन कहते हैं। माचिया सफारी कृष्ण मृग अभ्यारण्य, माचिया सफारी कृष्ण मृग अभ्यारण्य है, इसी झील के निकट है। माचिया सफारी कृष्ण मृग अभ्यारण्य इसी झील के निकट है। इस झील में इंदिरा गांधी नहर आती है, IGNP। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजीव गांधी केनाल का जल आता है, मतलब इंदिरा गांधी नहर का इसमें क्या है तो लिखो, इस झील में इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी केनाल का जल आता है। इसमें लगाया हो इसको, हाँ, राजीव गांधी केनाल का जल कि इंदिरा गांधी नहर है, उसका कौन सी आती है, राजीव गांधी केनाल। इसका जल कौन सी झील में आता है, कायलाना। एक जैसे कायलाना और सूरपुरा भी है। अरे जोधपुर वालों को ध्यान होना चाहिए है, हाँ, इसको किसमें, वेटलैंड में शामिल किया गया है। वेटलैंड के लिए क्या है, यानी अधिसूचित किया गया है कि वेटलैंड है, यानी इसके लिए अधिसूचित किसको किया गया है, जो कायलाना और सूरपुरा आता है, दोनों को ही इसके लिए क्या है, अधिसूचित किया गया। तो एक लाइन लिख लो, कायलाना और सूरपुरा, कायलाना और सूरपुरा को वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया है। वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया है।